प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। सबसे पहले विद्यार्थियों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। तो आज इस क्रम में देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। अर्थात राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, उससे संबंधित विकास योजनाएं बनाने के लिए और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है और इस स्थापना के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की बढ़ावा देना है। नीति निर्देशक तत्व सरकार से संबंधित हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनके खिलाफ कहीं भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों को 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, तीसरा पंचायत राज, प्राचीन स्मारक और न्यायपालिका से संबंधित, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। देखते हैं विद्यार्थियों, इन चारों भागों को अलग अलग। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको विस्तार रूप में। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। अर्थात जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 है, उसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य अपने कल्याण को बढ़ाने के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करेगा जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में और आर्थिक आधार पर साथ ही शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिले। दूसरा प्रावधान है प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 38 के बाद में 39 के अनुसार महिला और पुरुष को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य जितने भी अपने क्षेत्र में महिला और पुरुष हैं, सबके लिए जीवन यापन के साधन उपलब्ध करवाएगा। अगला प्रावधान है राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। अर्थात जो संपत्ति है, इसके साथ में जो उत्पादन के साधन हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह है, जीवन यापन से संबंधित जो संसाधन है, वो एक व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में नहीं आए। अगला है महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। नेक्स्ट है श्रमिकों और बालकों को ऐसा रोजगार न करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य, शक्ति मतलब क्षमता और आयु के अनुसार ना हो। नेक्स्ट है राज्य बच्चों तथा युवकों की शोषण से और नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा करेगा। अर्थात उनका शोषण नहीं हो, नैतिक और आर्थिक आधार पे कहीं उनको ठेस नहीं पहुंचे, ऐसी व्यवस्था भी राज्य अनुच्छेद 39 के अंतर्गत करेगा। राज्य कमजोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। अर्थात जितने भी राज्य के क्षेत्र अधिकार में कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए कानूनी सहायता भी
फ्री में उपलब्ध करवाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 41 के अनुसार सभी नागरिकों को योग्यता अनुसार रोजगार और शिक्षा प्रदान करेगा। अर्थात राज्य का कर्तव्य होगा अनुच्छेद 41 के अनुसार कि जितने भी नागरिक हैं उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार और शिक्षा प्रदान करे। साथ ही बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थता आदि की दशाओं में सार्वजनिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 42 के अनुसार कार्य की मांग के अनुसार मानवोचित और अनुकूल दशाओं का प्रबंध करेगा। अर्थात जितने व्यक्ति काम की मांग करते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करवाएगा। साथ ही महिलाओं द्वारा प्रसूतावस्था में कार्य नहीं करवाया जाएगा। अर्थात डिलीवरी टाइम में कोई भी कार्य नहीं करवाया जाए। अब देखते हैं अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे श्रमिकों को यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और अवकाश के समय का उचित उपयोग हो सके। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। अर्थात जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 43(1) के अनुसार राज्य औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अर्थात जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल जो हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें भी प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की भागीदारी निश्चित की जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 के अनुसार कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आगे बढ़ाएगा। अर्थात जो भी कृषि में आधुनिक तकनीक, उत्तम खाद, बीज, उर्वरक आदि का उपयोग किया जाएगा। साथ ही किसान के जो पशुपालन का जो व्यवसाय है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दुधारू और मालवाहक पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयास किया जाएगा। साथ में पशुओं के वध को भी रोका जाएगा, अर्थात उनका भी कत्ल नहीं किया जाए। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी प्रावधान। यह है अनुच्छेद 43(1) के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन को प्रोत्साहन देगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। अगला प्रावधान है अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की उन्नति का प्रयास करेगा तथा उनका सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा। अर्थात कहीं भी उसके साथ में अन्याय नहीं हो, उनका कहीं शोषण नहीं हो, उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो। नेक्स्ट अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों का जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करेगा। साथ ही राज्य हानिकारक मादक द्रव्य और नशीले पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 48(1) के अनुसार राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का भी समुचित प्रबंधन करेगा। ये थे दूसरा भाग और अब देखते हैं तीसरा भाग, पंचायती राज, साथ में राज्य में स्थित प्राचीन स्मारक और न्यायपालिका संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करेगा, अर्थात अपने आप में स्वावलंबी होंगी। अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा। और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत उल्लेखित हैं। पहला प्रावधान है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि का प्रयास करेगा। इसके साथ ही राज्य विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और संपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति आदर की भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा।
इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयास करेगा। अर्थात दो राष्ट्रों के मध्य कोई झगड़े चल रहे हैं तो उनमें बीच बचाव का प्रयास करेगा। ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विशेष जानकारी, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में उल्लेखित है, जिनको अपन ने 4 भागों में समाहित करके फिर अध्ययन किया, देखा। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का व्यवहारिकता में क्रियान्वयन कितना हो पाया है आज तक, किस किस क्षेत्र में कितनी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ने अपनी भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन भूमि सुधार के बारे में। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भूमि सुधारों के तहत भूमि जोतने वाले जो कृषक हैं उनका अधिकार लागू कर उसे संविधान के अनुसूची 9 में डालने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया, जिसमें किसानों को उनकी जोत भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो किसान जिस खेती को बो रहे थे, जिस खेत में अपना कृषि उत्पादन कर रहे थे, उसको उसका मालिक बना दिया गया, जिसको अपन स्थानीय भाषा में पैमाइश के नाम से जानते हैं। पैमाइश के माध्यम से किसानों को जो वास्तविक मालिक थे उनकी जगह उनको मालिक बना दिया गया। दूसरा प्रावधान है पंचायत राज और स्थानीय स्वशासन की स्थापना। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन, उनके अधिकार, शक्ति और स्वायत्ता प्रदान करने के संदर्भ में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई और इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की गई। इसके बाद 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला जो वास्तविक कार्य किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत, वो था अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45 के तहत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, के द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और वर्तमान में समसा जैसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अब देखते हैं अगला जो प्रावधान किया गया, जो कार्य हुआ, वो कमजोर वर्गों का कल्याण। अनुच्छेद 46 के तहत संविधान में कमजोर वर्गों के कल्याण और आर्थिक हितों की उन्नति के संदर्भ में संविधान के लागू होने के 10 वर्ष तक आरक्षण की समय सीमा को 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा 2020 तक बढ़ा दिया गया। मूल संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी कर दिया गया। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत जो कमजोर वर्ग था, जिसमें मुख्य रूप से आपके अनुसूचित जाति और जनजाति थी, इसके लिए शुरू में 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 पारित हुआ, जिसमें इसको आगे 2020 तक बढ़ा दिया गया। अब इसके तहत मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किए गए, वो थे अस्पृश्यता निवारण के लिए कठोर कानून बनाए गए, निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही राज्य द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। अब देखते हैं न्यायिक व्यवस्था में सुधार संबंधी राज्य ने अपने निर्देशक तत्वों के माध्यम से क्या कार्य किया। सबसे पहला है गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया।
साथ ही लोक अदालतों, राजस्व अदालतों और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की गई। सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान भी किए गए, जो कि अनुच्छेद 43B की अनुपालना में सहकारी समिति की स्थापना का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही अनुच्छेद 41 की अनुपालना में वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाओं का संचालन किया गया। इसके साथ अनुच्छेद 47 की अनुपालना में विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी संचालित की गई और जो मादक द्रव्य और नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा था उस पर भी क्रमबद्ध रूप में प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया। अगला कार्य व सम्मान कार्य सम्मान वेतन, अर्थात महिला और पुरुष को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का प्रावधान भी किया गया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेखित है। इसके साथ ही महिलाओं को प्रसूति सहायता भी दी गई। अनुच्छेद 42 के अनुपालना में सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं के लिए वेतन सहित प्रसूति अवकाश का प्रावधान, अर्थात सवैतनिक अवकाश निर्धारित किया गया। अगला है मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रसूति पर नगद सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी दिया गया। इसके साथ ही जननी सुरक्षा कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया गया। अब है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से राज्य ने क्या विकास किया। अनुच्छेद 48 के अनुपालना में देश में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कृषि, सिंचाई, पशुपालन, सुधार, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हासिल हुई है। इसके साथ ही भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया और साथ में संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको भी कानूनी अधिकार में बदला गया। अब देखते हैं विद्यार्थियों, जब अपन ने नीति निर्देशक तत्वों की वास्तविक क्रियान्विति के बारे में जानकारी हासिल की, तो आज जानेंगे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में का तुलनात्मक अध्ययन, जो कि अंतर के माध्यम से अपन देखेंगे। देखते हैं पहला अंतर, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जबकि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है। ठीक इसी प्रकार मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। साथ ही मूल अधिकार राष्ट्रीय विषय के रूप में जाने जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय विषय के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनके खिलाफ अपन कोर्ट में नहीं जा सकते और मूल अधिकारों के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। नेक्स्ट, मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं। अगला है मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य से संबंधित हैं। इसके साथ ही मूल अधिकार उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपातकाल में निलंबित नहीं हो सकते। इसके साथ मूल अधिकार व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों से संबंधित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन से संबंधित हैं। मूल अधिकार स्वतः लागू होते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए कानून बनाना होता है। मूल अधिकार व्यक्तिगत हैं, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो समाजवादी हैं, अर्थात पूरे समाज के लिए लागू किए जाते हैं। तो मित्रों, विद्यार्थियों, ये था अपना मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य अवगत करवाएं। इसके साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और
ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।